हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेज पर। देखिए, हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम। आज हम बात करेंगे नंबर 2, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम। किसके लिए बात करेंगे? अवाष्पशील विलेय है, उसमें जो विलयन बनेगा उसके लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। अवाष्पशील का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जिसकी वाष्प नहीं बनती है। मतलब एक तो होता है ए पदार्थ विलायक जिसकी वाष्प बनेगी, दूसरा पदार्थ विलेय है। ये बेटा विलायक है और ये विलेय है। इसमें से विलायक जो है उसकी वाष्प बनेगी पर विलेय की वाष्प नहीं बनेगी। तो जो दाब लगाएगा ना वो Pa लगाएगा, Pb दाब नहीं लगाएगा, क्योंकि Pb का दाब 0 हो चुका है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार यहां पर टोटल दाब जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा? केवल विलाय के दाब पर ही निर्भर करेगा। दूसरी चीज, यहां पे Pa जो वैल्यू आएगी वो Pa वैल्यू समानुपाती होगी अक्ष A के, मोल अंश के समानुपाती होगी। समानुपात चिन्ह को हटाएंगे तो Pa इक्वल P0A अक्ष A आएगा। यहां पे इसकी वैल्यू अगर इसे रख देता हूं तो क्या होगा? P टोटल इक्वल हो जाएगा P0A अक्ष A होगा। यहां पर अक्ष A मोल अंश है और मोल अंश के लिए कंसेप्ट पता है कि अक्ष A प्लस अक्ष B इक्वल टू होता है 1। अगर मैं अक्ष A की वैल्यू निकालूं, यदि मैं अक्ष A की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस आएगा अक्ष B। 1 माइनस क्या आएगा? अक्ष B। अक्ष A की वैल्यू रख देता हूं यहां पे तो क्या होगा? P टोटल इक्वल टू P0A 1 माइनस अक्ष B। ठीक है, यहां पे इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या होगा? P टोटल इक्वल टू P0A 1 से गुणा किया तो ये आएगा, माइनस अक्ष B से गुणा करेंगे P0A अक्ष B। ये समीकरण आएगी। यहां पे इस पद को हम अलग कर लेवे तो अलग करने से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? इस पद को अलग करने के लिए इसको हम इधर ले जाएंगे उठा के, तो इधर ले जाएंगे तो P0A माइनस का था अब तक, अब प्लस का हो गया इधर आने से। दूसरा बचा है P0A बचा है, PT को उधर ले जाओ तो P टोटल को उसमें से घटा दो। ये समीकरण जो है हमें ये बताती है कि मानक स्थिति पर जो दाब होना चाहिए था वो और जो विलयन का टोटल दाब आया उन दोनों का अंतर ये बताता है कि कमी कितनी आई। यानी अगर अवाष्पशील पदार्थ हम मिला देते इसके अंदर तो सीधी सी बात है जो टोटल दाब होता है वो कम हो जाएगा। टोटल दाब कम हो जाएगा क्योंकि टोटल दाब केवल विलायक पर निर्भर करेगा, विलेय पर निर्भर नहीं करेगा। सीधी सी बात है, अगर कोई विलयन को हम गर्म कर रहे हैं, उस विलयन को गर्म कर रहे हैं तो ऊपरी सतह जितनी भी है ना, ऊपरी सतह के कण वाष्प बन के उड़ते हैं। ऊपरी सतह के कण वाष्प बन के उड़ते हैं तो केवल विलायक ही उड़ेगा, विलेय नहीं उड़ेगा। तो यहाँ उड़ने वाले कणों की संख्या कम हो जाएगी तो उसके द्वारा लगने वाला दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी यहाँ इस अवाष्पशील पदार्थ की वजह से वाष्प दाब में कमी आती है। वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है, कमी आएगी, कम हो जाएगी। तो वाष्प दाब कम हो जाता है जिसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन। यानी ये समीकरण क्या बताती है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बताती है। अवनमन मतलब होता है बेटा कमी। किसको बताती है ये? वाष्प दाब की कमी को बताती है। ठीक है, तो यहां पर होना चाहिए था टोटल ये, बट नहीं हो पाया। विलयन का दाब आया P टोटल, कितना डिफरेंस आता है वो डिफरेंस इसके बराबर आता है। ठीक,
और ये निर्भर किस पर करता है? ये निर्भर करता है बाहर से मिलाया गया जो विलेय पदार्थ है जो खुद अवाष्पशील है। कैसा है? अवाष्पशील है। उस अवाष्पशील पदार्थ पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अवाष्पशील पदार्थ आप ज्यादा मिलाओगे तो ज्यादा होगा, और अवाष्पशील पदार्थ कम मिलाओगे तो क्या होगा? वो कम होगा। तो अवाष्पशील पदार्थ कितना मिलाया है? अक्स बी मिलाया है, तो अक्स बी के बराबर होगा। यानी मैं अक्स बी निकालू इस समीकरण से तो बेटा अक्स बी के साथ कौन है? पी नोट ए का भाग लग जाएगा। जो यहां समीकरण क्या आएगी? अक्स बी इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी टोटल बटे पी नोट ए। क्या आएगा? पी नोट ए। तो ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन इसकी मात्रा को बताती है और यही अपेक्षित अवनमन को प्रदर्शित करती है। सीधी सी बात यह है, अगर हम केवल पानी को गर्म करेंगे, सिंपल पानी को, तो दाब ज्यादा लगाएगा प्लेट पे। बट अगर आप उसमें अमोनियम क्लोराइड डाल के गर्म करोगे तो भी दाब उतना ही लगेगा, जो दोनों की दाब के ऊपर निर्भर करता है, पानी और किसके ऊपर? अमोनियम क्लोराइड के ऊपर। बट आपने यदि चीनी मिला दी या उसमें नमक मिला दिया तो यहां पर नमक क्या नहीं बनाता? अपनी वाष्प नहीं बनाता है, इसलिए अब दाब कम हो जाएगा। नमक के पानी का दाब सिंपल पानी की बजाय क्या होता है? कम होता है। इस कमी को ये कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ये समझना है आपको। ठीक है, ये राउल्ट का नियम किस पे लिए था? अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। अनादर्श विलयन में अंतर। देखिए, आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। ओके, बात करते हैं सबसे पहले आदर्श विलयन कौन सा होता है। तो विलयन की पहचान है सबसे पहले कि आदर्श विलयन कौन सा होता है। तो देखिए, मैंने भी राउल्ट का नियम बताया। राउल्ट का नियम आदर्श विलयन पर ही लागू होता है, या ये कह सकते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट नियम का पालन करता है, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा ना, वो ही आदर्श विलयन है। और जो पालन नहीं करता वो क्या हो गया? अनादर्श विलयन हो गया। जब पालन ही करेगा तो हम कह सकते हैं कि पी टोटल जो होगा वो पी ए प्लस पी बी पर निर्भर करेगा। अब पालन नहीं करेगा तो कह सकते कि पी टोटल जो है वो केवल किस पर है? पी ए प्लस पी बी के इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं आएगा। ये भी कह सकते हो आप कि पी ए जो आता है वो किससे आता है? पी नोट ए अक्स ए से आता है। और पी बी कहाँ से आता है? पी बी आता है पी नोट बी अक्स बी से आता है। जबकि यहां पर आप ये नहीं कह सकते पी नोट ए और अक्स ए का जो गुणनफल है वो इसके बराबर नहीं होता है, और पी बी इक्वल टू पी नोट बी अक्स बी के इक्वल भी नहीं होता है। ओके, नंबर 3 अंतर होगा इस विलयन का जो आयतन परिवर्तन है। आयतन परिवर्तन को इस प्रकार डेल वी लिखते हैं, जो हमेशा 0 आता है। बोले तो आयतन परिवर्तन होता ही नहीं है। अनादर्श की बात करें तो क्या होगा? अनादर्श में आयतन परिवर्तन 0 नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ अनादर्श विलयन में परिवर्तन होगा ही होगा, आयतन चेंज होगा ही होगा, बट इधर आयतन चेंज नहीं होगा। बात करते 4 नंबर की, तो इस विलयन की जो एंथैल्पी परिवर्तन आएगा, एंथैल्पी परिवर्तन, वो एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच होता है। क्या होता है? डेल एच। वो हमेशा 0 आता है तो आदर्श है, और एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं आता है। एंथैल्पी परिवर्तन 0 नहीं आता है तो कैसा है? अनादर्श विलयन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 2 पदार्थ मिलाते हैं वो 2 पदार्थ कौन से हैं? विलायक और विलेय। कि आपने मिलाया, क्या मिलाया? ए को किसके साथ मिलाया था? ए के अणु थे वो बी के साथ मिले और बन गया क्या? ए बी। तो इनके बीच में भी आकर्षण लग रहा है, बट उससे पहले ए के बीच में अट्रैक्शन था, बी के बीच में अट्रैक्शन था, तो इसका आकर्षण बल, इन दोनों का आकर्षण बल और इन दोनों का आकर्षण बल अब बन गया बंद।
उसका आकर्षण बल दोनों बराबर होते हैं तो आदर्श विलयन है। यानी विलेय विलायक के कणों के बीच विलेय तो ये हो, विलायक तो ये हो गया, और विलेय हो गया बीबी के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, ये वाला आकर्षण बल बन गया विलयन ए बी। इनका आकर्षण बल दोनों बराबर ना हो, मतलब समझ लेना नॉट इक्वल, अनादर्श विलयन है। समझ रहे हो आप। इसके अलावा हम कह सकते हैं 5 नंबर उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हो आप इसे। एग्जाम्पल जैसे इसका होगा बेटा, एन हेक्सेन है, अगर मिल गया किसके साथ, एन हेप्टेन के साथ, इन दोनों का मिश्रण कैसा है, आदर्श है। एथेनॉल मेथेनॉल मिल रहा है, आदर्श है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन मिल रहा है, आदर्श है। पर दोनों ही अलग अलग ही होते हैं यहां तो। अब एक तो है एथेनॉल और साथ में है जल, मेथेनॉल और साथ में है जल, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं इनका। इनका कॉम्बिनेशन इसी प्रकार का रहता है। ऐसा जो बनता है वो सॉल्यूशन कैसा होगा, अनादर्श होगा। अनादर्श विलयन की एक और पहचान है कि अगर ऐसे मिलते हैं तो दोनों के गुण भी अलग अलग होते हैं। बोले तो अनादर्श विलयन में भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके भिन्न भिन्न होते हैं। बोले तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग गुण रखते हैं ये। जबकि इनके सभी गुण भौतिक हो चाहे रासायनिक हो समान गुण होते हैं, इक्वल गुण होते हैं, समान गुण होते हैं, तो वो हो गया आदर्श। और बोले तो भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं तो वो हो गया अनादर्श विलयन। इस प्रकार ये अंतर हुए 6 अंतर, आपको उदाहरण द्वारा इसको समझाना है। ठीक है, ये आता है आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर। या फिर एग्जाम्पल देता है कोई भी, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नोटबुक मिल जाएंगे अपनी एनसीईआरटी में, वहां से आपको पूछेगा कि बताइए किसका उदाहरण है। अब हमने पढ़ा आदर्श और अनादर्श विलयन दोनों। अब जो अनादर्श विलयन है उस अनादर्श विलयन में 2 कैटेगरी होती है। कुछ अनादर्श विलयन हाई क्वालिटी वाले होते हैं, कुछ लो क्वालिटी वाले होते हैं। यानी कहने का मतलब अनादर्श का मतलब यही होता है कि उनका कॉम्बिनेशन सही प्रकार से नहीं बन पाता है। कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि कोई ना कोई विचलन होता है, उसके अंदर डिफेक्ट होता है। वो डिफेक्ट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, वो डिफेक्ट कम भी हो सकता है। तो इसके आधार पर क्या होता है कि ये अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन, और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। 2 प्रकार के विलयन हो गए हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए धनात्मक विचलन का मतलब क्या है कि धनात्मक कैसे होता है। थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि विलायक के कण तो होते हैं ए और विलेय के कण होते हैं बी। इन कणों के बीच कोई आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है पहले से ऑलरेडी। चीनी के बीच, जल के अणु के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है। ये घुलने के बाद चीनी और जल के बीच आकर्षण बल लगने लगता है, समझ लो आप, तो लगने लगा। ये आकर्षण बल भी होगा इधर। अगर इस आकर्षण बल में जो पहले थे उनका आकर्षण बल यदि ज्यादा हो तो समझ लेना धनात्मक विचलन है। और यदि यही बात करें कि विलायक के कण और विलेय के कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा था वो आकर्षण बल कम हो जाए, किससे, वो आकर्षण बल कम हो जाए विलयन से, तो विलयन का जो आकर्षण बल है वो कम होगा। सॉरी, यहां ये वाला ज्यादा हो गया, बट यहां पर इन दोनों का आकर्षण बल कम हो इनसे, तो समझ लेना कि वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। अरे ऋणात्मक मतलब कमी होती है, कम हो जाए, कम है ये तो ऋणात्मक है और ज्यादा है तो धनात्मक है। पहला अंतर तो ये होगा। दूसरा, आपको मैंने बताया था कि पी टोटल जो होता है वो इक्वल तो नहीं होता है पी ए और पी बी के। फिर क्या होता है, दोनों की योग के बराबर तो नहीं होता है, बराबर नहीं होता है तो ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो समझ लेना कैसा है, धनात्मक है। और इधर प्रेशर क्या होगा,
कम होगा, पी टोटल कम होगा पी ए प्लस पी बी के, तो ऋणात्मक होगा। नंबर 3, एंथैल्पी परिवर्तन जीरो नहीं होती है, बताया था मैंने, बट ज्यादा होती है, ऋणात्मक में कम होती है, ऋणात्मक में एंथैल्पी परिवर्तन जीरो से कम होती है। नंबर 4 की बात करें तो डेल वी आयतन परिवर्तन भी ज्यादा होता है। आयतन परिवर्तन ज्यादा है, क्या है, आयतन परिवर्तन ज्यादा है, तो भी आयतन परिवर्तन के ज्यादा होने से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, और आयतन परिवर्तन कम है जीरो से तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। 5 नंबर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि मैंने बताया था मेथेनॉल और एथेनॉल, जल के साथ में मेथेनॉल है और जल के साथ में क्या हो, एथेनॉल हो, तो ये दोनों उदाहरण बेटा काई के हैं, धनात्मक विचलन के हैं। परंतु क्लोरोफॉर्म के साथ में एसीटोन हो, क्लोरोफॉर्म के साथ में क्या हो बेटा, एसीटोन हो, तो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन होगा, और जल के साथ में यदि HCl हो तो ऋणात्मक विचलन होगा। सीधी सी बात है, ऋणात्मक विचलन का मतलब शाब्दिक अर्थ यही होगा कि यहां पर सभी मान घट जाएंगे, एंथैल्पी परिवर्तन हो, चाहे आयतन परिवर्तन हो, चाहे आकर्षण हो, सब चीजें कम रहेगी, ऋणात्मक है बस, और ज्यादा है तो धनात्मक है। दूसरी चीज, मैंने एक आदर्श विलयन के लिए तुम्हारे को ग्राफ बताया था, उस ग्राफ में भी परिवर्तन आएगा, धनात्मक विचलन के लिए ग्राफ अलग आएगा, ऋणात्मक विचलन के लिए ग्राफ अलग आएगा। कैसे आएगा देखो, इधर पिछली क्लास में आपको मैंने ग्राफ बताया था, वो ग्राफ इस प्रकार से था कि विलायक के लिए था और ये विलेय के लिए था। ये चीज आप दोबारा से पीछे देख सकते हो अगर कोई चीज दिक्कत आती है। उसमें मैं केवल रिवाइज कर रहा हूं कि इधर PA का प्रेशर था, इधर PB का प्रेशर था, यहाँ अक्स A की वैल्यू शुरुआत में 0 थी, कुछ समय के बाद अक्स A की वैल्यू 1 हो चुकी थी, इधर शुरुआत में अक्स B की वैल्यू 0 थी, ये तो इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ता है, तो अक्स B की वैल्यू कुछ देर के बाद में 1 हो जाती है। पहले विलायक के लिए वक्र खींचा था, तो विलायक के लिए वक्र यह आया था, विलायक का दाब ज्यादा होता है, पता है तुम्हें, यहां P नोट A लिखा था। दूसरा, और विलेय का दाब जो होता है कम होता है, इसलिए वो ग्राफ नीचे रह जाता है यहां पर, तो P नोट B यहां लिखा था, ठीक है। और दोनों का टोटल निकालना चाहे तो दोनों के टोटल के लिए ये आया था लाइन, आई थी कि नहीं आई थी, बट हमें तो धनात्मक, पहली चीज तो ये कि आदर्श विलयन नहीं है, ये अनादर्श है, तो ग्राफ ये तो नहीं आएगा, ये आदर्श के लिए आता है। फिर क्या होगा, इस ग्राफ में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन किस प्रकार से समझ लेना, दोनों को एक साथ ही बता रहा हूं। परिवर्तन इस प्रकार से कि धनात्मक मतलब बढ़ जाएगा तो दाब सारे बढ़ जाएंगे, जैसे मैंने बताया P टोटल ज्यादा हो जाएगा, तो P टोटल ज्यादा होगा तो सभी ज्यादा होंगे, ज्यादा का मतलब है सब बढ़ जाएंगे, और बढ़ के ये देखो ऐसे ऊपर होगा, तो ज्यादा का मतलब धनात्मक हो गया, तो विलायक का दाब भी बढ़ेगा फिर, क्योंकि टोटल तब बढ़ेगा जब विलायक का दाब बढ़ेगा, टोटल तब बढ़ेगा जब विलायक का दाब बढ़ेगा, और विलेय का दाब भी बढ़ेगा, तो धनात्मक के लिए सारे वक्र से ऊपर की तरफ से, बट आप ऋणात्मक प्रतिशत करोगे तो समझ में आ गया होगा, ये वक्र सारे बेटे घट जाएंगे, नीचे से आएंगे, नीचे से आएंगे। तो ये आदर्श और अनादर्श विलयन का पहले अंतर था, ये अनादर्श विलयन के 2 प्रकार है। वो अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ जरूर पूछता है, धनात्मक विचलन वाले का ग्राफ बनाइए ये, ठीक है, ऋणात्मक विचलन वाले का ग्राफ बनाइए, तो ऋणात्मक में आपको ग्राफ नीचे से बनाना है। कहां से बनाना है, नीचे से बनाना है, ओके। आगे हम बात करते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण की। स्थिर क्वाथी मिश्रण, वैसे नाम से पता चल रहा है, मिश्रण का मतलब बेटा यहां है विलयन से, किससे हैं, विलयन से, और ऐसा विलयन जिसका क्वथनांक निश्चित हो, क्वथनांक क्या हो, निश्चित हो, निश्चित क्वथनांक वाला मिश्रण या विलयन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। बेटा स्थिर क्वाथी मिश्रण है ना, वो 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। 2 कैटेगरी में कौन कौन से, नंबर 1 होता है उच्च
वाष्प दाबीय, उच्च वाष्प दाबीय, निम्न क्वाथी मिश्रण, ठीक। और दूसरा होता है उल्टा अपोजिट, निम्न वाष्प दाबीय, उच्च क्वाथी मिश्रण। बड़ा नाम से समझ में आ रहा होगा पहली चीज तो आपको, क्या है, उच्च दाब हो और क्वथनांक कम रहता है पर निश्चित रहेगा, स्थिर तो रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है। पर एक होता है निम्न दाब पर उच्च क्वाथी मिश्रण, दाब क्या रहेगा, कम परंतु क्वथनांक उच्च रहेगा, स्थिर तो रहेगा। अब ऐसा कहां होता है कि दाब उच्च हो जाए, दाब उच्च का मतलब ज्यादा और वाष्प दाब ज्यादा, पी टोटल ज्यादा, पी ए प्लस पी बी सी बताया था ना। और ऐसा बेटा केवल और केवल जो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए ऐसा होता है, अनादर्श विलयन के लिए ऐसा होता है। प्रश्न जो आएगा आपसे ये पूछा जा सकता है कि उच्च वाष्प दाबीय निम्न क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है लिखना है आपको, तो आपको लिखना है मेथेनॉल प्लस जल। और भी आपके एनसीईआरटी बुक में आपको उदाहरण मिलेंगे एथेनॉल प्लस जल, ठीक। बट आपको लिखना है ये वाला निम्न वाष्प दाबीय। तो निम्न वाष्प दाबीय समझ लेना कि दाब कम हो, और दाब कम होता है बेटा ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के लिए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसका उदाहरण हो जाएगा क्लोरोफॉर्म के साथ में क्या, एसीटोन हो जाएगा, HCl के साथ क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, जो निम्न वाष्प दाबीय होता है और उच्च क्वथनांक वाला होता है। तो ये हुआ स्थिर क्वाथी मिश्रण। आगे हम बात करते हैं अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्यक गुणधर्म की। देखो क्या मतलब होता है अणु संख्या गुणधर्म का, अणु की संख्या, अणु की संख्या, ये शब्द क्या बताता है, अणु की संख्या। कौन सा अणु, विलेय पदार्थ के अणु, विलेय के अणु की संख्या को बताने वाला गुणधर्म है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो गुणधर्म, कौन से गुणधर्म बेटा, वो गुणधर्म जो विलेय पदार्थ की, पहली चीज तो ये समझ लो कि गुणधर्म किसकी बात कर रहा हूं मैं किसी विलयन के गुणधर्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विलयन पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, उस सॉल्यूशन के गुणधर्म की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम उसी सॉल्यूशन के गुणधर्म की बात कर रहे हैं। तो उस सॉल्यूशन के गुणधर्म कौन से, वो गुणधर्म, कौन से गुणधर्म, वो गुणधर्म जो विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी जल में चीनी मिलाई, चीनी एक विलेय पदार्थ हो गया, विलेय पदार्थ हो गया। इस विलेय पदार्थ की संख्या अगर इसके गुणों का निर्धारण करती है तो वो गुण क्या कहलाएगा, अणु संख्या गुणधर्म कहलाएगा। यानी वो सभी गुणधर्म, विलयन के वो सभी गुणधर्म जो विलेय पदार्थ की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, वो गुणधर्म सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। कौन कौन से गुणधर्म है जो अणु संख्या होते हैं, पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन मतलब होता है बेटा बढ़ना, और अवनमन मतलब होती है कमी, उन्नयन। नंबर 3 होता है हिमांक में अवनमन, और नंबर 4 होता है प्रासरण दाब। ये 4 गुणधर्म पढ़ेंगे उस विलयन के। कौन से विलयन के, जिसके अंदर आपने कोई विलेय पदार्थ मिलाया है जो अवाष्पशील है, पहली चीज तो
कैसा है? अवाष्पशील। अवाष्पशील विलेय हो तो ही उन गुणधर्मों में अंतर आता है, अन्यथा नहीं आता है। तो ये गुणधर्मों में अंतर किसकी वजह से आया? विलेय पदार्थ की वजह से आया। और विलेय पदार्थ के जो अणु हैं उन अणुओं की संख्या बदलती है। विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या बदलती है तो ये गुणधर्म बदलेंगे, चारों गुणधर्म बदलेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये चारों गुणधर्म इस विलेय पदार्थ की संख्या पर निर्भर करते हैं। आपको पूछिए, क्या इस विलेय पदार्थ की प्रकृति के बदलने से, विलेय की प्रकृति के बदलने से, या फिर संगठन के बदलने से, कंपोजिशन के बदलने से, नेचर के बदलने से क्या ये गुणधर्म बदलेंगे? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं, कभी नहीं बदल सकते ये गुणधर्म, चारों गुणधर्म। ठीक है, तो ये गुणधर्म है अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।